अब हम देखने जा रहे हैं चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पार्ट 2 साइंस। सबसे पहले दिया है कैन यू रिकॉल की क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच कंपोनेंट ऑफ द सेलुलर न्यूक्लियस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरीज हेरिडिटी कैरेक्टर्स। ओके, ऐसा कौन सा सेल का मटेरियल है जिसमें हेरिडिटी कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। ओके, उसका आंसर है डीएनए। द सेकेंड क्वेश्चन, what we call to the transfer of physical and mental character from parents to the progeny। पेरेंट्स से प्रोजेनी, प्रोजेनी मतलब नेक्स्ट जनरेशन में अगर कोई चीज ट्रांसफर होती है तो काय की वजह से होती है, तो उसका आंसर है हेरिडिटी। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज व्हिच आर द कंपोनेंट ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए के मॉलिक्यूल का कंपोनेंट कौन सा है। तो अब इसको पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। डीएनए के कौन से कंपोनेंट्स है। डीएनए काय का बना है। तो डीएनए जो है, डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये डेफिनेशन हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी। ओके, अब न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या। न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों का बना होता है, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरस। ओके, शुगर, डीएनए में कौन सी शुगर होती है, तो दैट इज डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। नाइट्रोजनस बेसेस 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन। ओके, नाइट्रोजनस बेसेस 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन और पाइरिमिडिन। प्यूरिन जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एडेनाइन और गुआनिन। और पिरिमिडिन 2 टाइप के होते हैं। डीएनए के अंदर 2 टाइप के होते हैं। डीएनए में 2 टाइप के, एक होता है साइटोसिन और दूसरा होता है थायमिन। नाउ दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए। डीएनए फिर मैं बता दूं एक बार कि कितने टाइप। डीएनए क्या है, इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। बॉडी में पॉलीमर, पॉलीमर मतलब एक न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या है, यहाँ पर शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरस, तीनों का मिलाकर के क्या होगा, एक मोनोमर। ठीक है, मैं एक बार यहाँ फिर से लिखता हूं, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरस, ये तीनों मिलाकर के क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। ओके, अब ये एक, इसको एक यूनिट पकड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा मोनोमर। वैसे ही दूसरा एक और यूनिट इसके साथ जुड़ेगा, शुगर, नाइट्रोजनस बेस। देखो, फॉस्फोरस, शुगर, नाइट्रोजनस बेस, ये सेकेंड यूनिट जुड़ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अगेन सेकेंड मोनोमर मतलब न्यूक्लियोटाइड। फिर ऐसे तीसरा यूनिट जुड़ जाएगा, ये हो गया थर्ड मोनोमर। अ चेन ऑफ मोनोमर कॉल्ड एज पॉलीमर। तो ये क्या हुआ, डीएनए क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, राइट। और न्यूक्लियोटाइड कितने चीजों का बना है, 3 चीजों का, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरस। शुगर कौन सी रहेगी हमेशा इसमें, डीऑक्सीराइबोज। नाइट्रोजनस बेस कोई भी हो सकता है, प्यूरिन हो सकते हैं या पिरिमिडिन हो सकते हैं। प्यूरिन होंगे तो या तो एडेनाइन होगा या तो गुआनिन होगा, और पिरिमिडिन रहेगा तो साइटोसिन हो सकता है या फिर थायमिन हो सकता है ना। इन 4 में से कोई भी एक, प्यूरिन, पिरिमिडिन, 4 में से कोई भी एक नाइट्रोजनस बेस हो सकता है। उसके बाद फॉस्फोरस। तो ये जो कंपोनेंट है ये हो गए हमारे डीएनए के कंपोनेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेरिडिटी एंड हेरिडिटी चेंजेस, जिसमें सबसे पहले दिया गया डेफिनेशन, हेरिडिटी मींस व्हाट। हेरिडिटी मींस द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर, ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, पेरेंट्स से प्रोजेनी में, पेरेंट्स से बच्चों में अगर ट्रांसफर होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेरिडिटी।
इस टॉपिक में हमको क्या दिया गया है, तो कंट्रीब्यूशन बताया गया है, साइंटिस्ट कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या काम किया गया है। तो सबसे पहले और सबसे मेन जो हु इज द पायनियर ऑफ द जेनेटिक फील्ड इज जोहान ग्रीगर मेंडल, ही इज द पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, राइट। नेक्स्ट फिर बताया गया है कि 1901 में हुगो डी व्राइस जिन्होंने बताया म्यूटेशनल थ्योरी, 1901 में हुगो डी व्राइस जिन्होंने बताया म्यूटेशनल थ्योरी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय म्यूटेशन? म्यूटेशन मतलब क्या होता है कि कोई भी डीएनए के अंदर या डीएनए में अगर चेंजेस आते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूटेशन। ओके, नेक्स्ट साइंटिस्ट 1902 में वाल्टर एंड सटन 1902 में बताया है कि क्रोमोसोम जो होते हैं, क्रोमोसोम पता होगा आपको, क्रोमोसोम क्या बनता है, डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड होता है वो कॉइल्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम। और वही क्रोमोसोम पेयर फॉर्म में होता है, ये हमको बताया है वाल्टर एंड सटन ने 1902 में ग्रासहॉपर के अंदर उन्होंने ये ऑब्जर्व किया। दे ऑब्जर्व द पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन सेल्स ऑफ ग्रासहॉपर। फिर 3 साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया है। 1944 में पहले साइंटिस्ट है ओस्टवाल्ड एवरी, दूसरे मैकलिन मैकर्टी और तीसरे कोलोइन मैक्लॉयड। इन्होंने क्या बताया है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, नेक्स्ट 1961 में फ्रैंकोइस जैकब एंड जैक मोनॉय इन्होंने बताया है कि प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, मींस दे हैज गिवन the synthesis, how the protein synthesis takes place in bacterial cell. Now the science of heredity is useful for diagnosis, prevention or the treatment of hereditary disorder. This science is also useful for heredity of science is also useful for production of hybrid varieties of plants and animals. हाइब्रिड बनाने के लिए प्लांट को, एनिमल को यूज किया जाता है। और माइक्रोब्स जो है वो कैसे यूजफुल हो सकते हैं उसको भी देखा जाता है। माइक्रोब्स जो है उनको कैसे यूज किया जाता है अलग अलग जगहों पर, ये भी सब काम में आता है हमारे साइंस ऑफ हेरिडिटी में, और इट कैन बी कॉल्ड एज जेनेटिक्स। अब हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन। ये तीनों टर्म को अच्छे से समझने से पहले हमको दिया है कैन यू टेल, तो उसमें पहला क्वेश्चन पूछा है स्केच एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड वेरियस टाइप्स ऑफ आरएनए। डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर को हमको समझने के लिए कहा है। तो 9th स्टैंडर्ड में हमने बहुत सारा बेसिक कंसेप्ट देख लिया, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है। तो डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स, है ना, डबल स्ट्रैंडेड है। ओके, डबल स्ट्रैंडेड है का मतलब क्या है कि इसमें 2 स्ट्रैंड है। हमेशा स्ट्रैंड कैसे पढ़ा जाता है, 5' to 3', ये 5' to 3', ऐसे इसको रीड किया जाता है। इसके अंदर जो होता है, अब स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड काय का बना है, तो डीएनए क्या है एक्चुअली, डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जो हमने पहले भी देख लिया। न्यूक्लियोटाइड कितने चीजों का बना है, 3 चीजों का, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरस शुगर। डीएनए में हमेशा कौन सी शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, जो कि 5 कार्बन का बना है, याद रखें कितने कार्बन का, 5 कार्बन का। नाइट्रोजनस बेसेस कितने टाइप्स के बताए गए हैं, 2 टाइप के, एक है प्यूरिन और दूसरा है पायरिमिडिन। ठीक है, प्यूरिन कितने टाइप्स के हैं, 2, एडेनाइन और गुआनिन, जो हमने पहले देखा है, तो एक बार वो फिर से थोड़ा सा पीछे जाकर के एक बार देख लीजिए आप वीडियो में। ये है साइटोसिन और है थायमिन। डीएनए में फॉस्फोरस, ऐसे 3 चीजें होती है। अगर हम स्केलेटल इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें तो कैसा होता है, यहाँ होता है शुगर, फॉस्फोरस बॉन्ड विद फॉस्फोरस, बॉन्ड विद शुगर, दिस फॉस्फोरस बॉन्ड विद शुगर। शुगर जो है वो किससे बॉन्ड रहेगा, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस बॉन्ड कैसा रहेगा, शुगर, फिर फॉस्फोरस, फिर शुगर, फिर फॉस्फोरस, फिर शुगर। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बॉन्डेड रहता है, मतलब शुगर बॉन्ड विद फॉस्फोरस, बॉन्ड विद शुगर, बॉन्ड विद फॉस्फोरस, बॉन्ड विद शुगर, बॉन्ड विद फॉस्फोरस, बॉन्ड विद शुगर, बॉन्ड विद
फॉस्फोरस बॉन्ड विद शुगर विद बॉन्ड विद फॉस्फोरस। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये एक स्ट्रैंड हो गया। ऐसे इसके अपोजिट पे क्या होता है, दूसरा स्ट्रैंड। दूसरा स्ट्रैंड को हम ऐसे बना लेते हैं, शुगर फॉस्फोरस शुगर फॉस्फोरस शुगर फॉस्फोरस शुगर। देखो ये इसके साथ अटैच नहीं है ना, अटैच नहीं है, ये चेन अलग है, ये वाली लाइन अलग है, ये वाली लाइन पीछे से जा रही है। तो इसको हम ऐसे डायरेक्ट जोड़ते हुए दिखाएंगे, पीछे से जा रहा है ना, बैक साइड से। फॉस्फोरस शुगर फॉस्फोरस। तो इस तरीके से इसका चेन होता है, डबल स्ट्रैंडेड। हमेशा शुगर के साथ में बॉन्ड रहता है नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस अगर ए रहा तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री, डीएनए में ए का कॉम्प्लीमेंट्री होता है टी, तो डबल बॉन्ड के साथ में टी के साथ वो अटैच रहेगा। ठीक है, डीएनए जो है वो ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा चिपकता नहीं, अटैच होता नहीं, ये ऐसा स्ट्रक्चर है। ओके, और ऐसा पूरा हेलिक्स होकर के गया हुआ है। तो ए के साथ में बॉन्ड कौन है, टी। वहीं पे शुगर है तो शुगर के सामने रहेगा, मान लेते हैं साइटोसिन है, तो साइटोसिन के हमेशा बॉन्ड कितने बॉन्ड रहेंगे, 3 बॉन्ड। किसके, जी के। प्यूरिन और pyrimidine, प्यूरिन और pyrimidine ऐसे इसके बॉन्ड होते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे टी है तो सामने क्या रहेगा, ए, है ना। तो टी का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, ए, और जी का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, सी। ये हमेशा याद रखना है। ओके, अब इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो एक हेलिक्स होता है कंप्लीट। वो एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर होते हैं। कितने, 10 बेस पेयर्स आर प्रेजेंट। क्लियर। अब डीएनए जो होता है, ये डीएनए का यूज आपको मालूम है, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल जिसका छोटा यूनिट जो फंक्शनल यूनिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जीन। जीन इज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ द डीएनए। डीएनए से क्या बनता है, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम का अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियस ऑफ द सेल, है ना। ये ऐसा पूरा स्ट्रक्चर होता है। फिर मैं एक बात बता दूं आपको, ये सेल है मान लेते हैं, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर एक इररेगुलर शेप का स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं इसको, क्रोमैटिन। ठीक है, क्रोमैटिन जब सेल डिवीजन होता है तब क्रोमैटिन बिकम्स क्रोमोसोम। क्रोमैटिन क्या बनता है, क्रोमोसोम। कब, जब सेल डिवीजन होता है तभी। ओके, और ये ऐसा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाता है, तो हाँ पेयर में बन जाता है। तो उस तरीके से हम अगर बात करें, हमेशा सेल डिवीजन में कितने क्रोमोसोम होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, पेयर में बोलते हैं। पेयर में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल। हर सेल में कितने क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब क्रोमोसोम क्या क्या बना है, फिर एक बार बता दो, क्रोमोसोम मतलब क्या, क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन क्या क्या बनता है, डीएनए प्लस प्रोटीन, मतलब ही डीएनए और प्रोटीन का क्या बना, क्रोमोसोम, राइट। और डीएनए का छोटा छोटा सेगमेंट क्या होता है, क्या कहलाता है, जीन। क्लियर। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया हमारा डीएनए का, राइट। अब इसमें इसका स्ट्रक्चर आप लोग ऐसा बना करके इसके अंदर बेस पेयर बना सकते हो, ए डबल बॉन्ड टी, सी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, वगैरह वगैरह, समझ में आया। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनाना है। अब हम देखेंगे आरएनए। ओके, तो आरएनए कैसे बना, तो अब ये फिर एक बार हम देख लेते हैं। सेल है, ओके, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है प्रेजेंट, और डीएनए जो डीएनए होता है इसी के ऊपर हमेशा आरएनए बनता है। डीएनए के ऊपर ही क्या बनता है, आरएनए। और आरएनए जो है वो सेल के बाहर आता है, खास करके ये एमआरएनए होता है। कहां पर आता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में। उसको हम और आगे ट्रांसलेशन के वक्त अच्छे से देख लेंगे। अब डीएनए से आरएनए बनना, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है। आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। जैसे कि डीएनए है, डीएनए भी किससे किससे बना है, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरस। वैसे ही आरएनए जो होता है वो भी 3 चीजों का ही बना था। मतलब आरएनए की भी डेफिनेशन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। लेकिन इसमें जो शुगर होती है इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, लेकिन इसमें जो शुगर होती है वो थोड़ी अलग होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज राइबोज शुगर। इसके अंदर भी फास्फोरस ग्रुप है, लेकिन इसका जो क्या कहते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस है। नाइट्रोजनस बेसिस भी 2 टाइप के हैं, सेम ऐसे ही। कौन से, प्यूरिन एंड pyrimidine।
ठीक है। प्यूरिन कौन से है, एडेनाइन और गुआनिन, जो हमने यहाँ पे भी देखा सेम। पायरिमिडिन जो है वो साइटोसिन तो सेम है, लेकिन थायामिन जो है वो रिप्लेस होता है कैसे, यूरैसिल से। इट इज यूरैसिल, URACIL, यूरैसिल। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे एडेनाइन, यहाँ पे भी एडेनाइन, यहाँ पे भी गुआनिन, यहाँ पे भी गुआनिन, यहाँ पे साइटोसिन, यहाँ पे साइटोसिन, लेकिन थायामिन जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, DNA में, और थायामिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरैसिल इन RNA, ठीक है। तो मैं RNA का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। DNA कैसा है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, 2 हेलिक्स है, वैसे ही RNA सिंगल होता है, RNA से सिंगल स्ट्रैंडेड। अगर मैं उसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो स्ट्रक्चर ऐसा है, ये भी 5' to 3' है, जैसे कि हमने यहाँ देखा 5' to 3' और ये 5' to 3', ठीक है। वैसे ही RNA है, लेकिन RNA को हम पहले क्लासिफाई कर लेते हैं। RNA जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, mRNA, rRNA और tRNA। M मतलब मैसेंजर, R मतलब राइबोसोमल और T मतलब ट्रांसफर, ठीक है। तीनों के अपने अपने इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा। पहला है मैसेंजर, दूसरा है राइबोसोमल RNA और तीसरा है ट्रांसफर RNA, ठीक है। अब DNA से RNA बनना, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। अब RNA से हमेशा क्या बनेगा, प्रोटीन। RNA से क्या बनेगा, प्रोटीन। वो कैसे बनेगा उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, उसको हम आगे देखते हैं। पहले RNA के हम लोग टाइप्स देख लिए, mRNA, rRNA और tRNA। mRNA, DNA से RNA बना है ना, तो उसमें क्या होगा, अब ये DNA का स्ट्रक्चर में निकाल रहा हूं। अब इसमें RNA बनेगा कैसे, तो बनेगा इस तरीके से कि यहाँ पर रहेगा A, तो सामने क्या रहेगा T, DNA के स्ट्रक्चर में यहाँ G रहेगा तो यहाँ रहेगा C, यहाँ C रहेगा तो यहाँ रहेगा G, और इनके बीच के जो बॉन्ड्स है वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक। इनके बीच के जो बॉन्ड्स है वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, राइट। और ब्रेक होते होते यहाँ पे एक नया स्ट्रैंड बन जाएगा। अब A के सामने क्या आएगा, A के सामने हमेशा क्या आएगा, T, जो हमने DNA में देखा था। A के सामने क्या है, T, लेकिन RNA में क्या होता है, T की जगह पे क्या है, यूरैसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा, U, मतलब इसके स्ट्रैंड पे क्या आएगा, U, है ना। इसका स्ट्रैंड में RNA का यहाँ बनाता हूँ तो क्या आएगा, U। अब अगर यहाँ पे G है तो सामने क्या आएगा, C, या C है तो यहाँ पे क्या आएगा, G, ओके। यहाँ पे मान लेते हैं A है तो सामने क्या आएगा, फिर से U, है ना। अब मान लेते हैं यहाँ पर T है, T, तो सामने क्या आएगा, DNA है तो DNA में क्या होता है, T, राइट। तो RNA पे क्या आएगा, A, U का क्या रहेगा, A, है ना, T का U, T का A, तो U का भी क्या होगा, A। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से ये पूरा स्ट्रैंड बनेगा, जो भी बन रहेगा इस तरीके से उसका पूरा मैसेज बनेगा। अब ये क्या चीज है, तो सेम वही जो हमने देखा, ये शुगर, फॉस्फोरस, शुगर, फॉस्फोरस, शुगर, फॉस्फोरस, शुगर, और ये क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस। तो शुगर, फॉस्फोरस और नाइट्रोजनस बेसिस का ये क्या हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड, फिर शुगर, फॉस्फोरस और नाइट्रोजनस बेस, शुगर, फॉस्फोरस, नाइट्रोजनस बेस, शुगर, फॉस्फोरस, नाइट्रोजनस बेस, ये क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड की लॉन्ग चेन को क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलीमर। समझ में आया। तो ये हो गया RNA का स्ट्रक्चर। मैं एक बार फिर आपको रिवाइज कर देता हूं। चलो शॉर्ट में हम DNA को देख लेते हैं। DNA इज अ डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर हैविंग बेस पेयर इन इट, है ना, T डबल बॉन्ड A, C ट्रिपल बॉन्ड G, T A, ऐसा कोई भी सीक्वेंस हो सकता है। हम लोगों को इतना डिटेल में नहीं दिया, लेकिन हर एक फंक्शन के लिए उनका एक अपना सीक्वेंस होता है, मतलब हर एक जीन का अपना एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है। मान लेते हैं कि किसी का कलर अलग अलग होते हैं, आईज के कलर अलग होते हैं, स्किन का कलर अलग होता है, तो उसके पर्टिकुलर जीन होते हैं, तो इसलिए उनका सीक्वेंस कैसा होता है, थोड़ा अलग होता है। क्लियर, तो उसके हिसाब से इसका पूरा सीक्वेंस होता है DNA का। तो DNA इज अ डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर इन इट
कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर को बता दूं, ए का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर कौन है? हमेशा टी, और उसके बीच में कितने बॉन्ड रहेंगे? हमेशा 2 बॉन्ड। जी का कौन रहेगा? हमेशा सी, कितने बॉन्ड रहेंगे? हमेशा 3 बॉन्ड। ये दोनों चीजें क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस। किससे अटैच होते हैं? शुगर मॉलिक्यूल से। बीच में होता है फास्फोरस, फिर शुगर मॉलिक्यूल, फिर फास्फोरस। मतलब जो डीएनए का जो स्केलेटन है, मेन जो स्ट्रैंड है वो काय का बना है? शुगर और फास्फोरस का। ये जो पूरा है ये स्ट्रैंड काय का बना है? शुगर और फास्फोरस का। बीच में कौन होते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस। तो इस तरीके से स्केच एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का आंसर ये रहेगा। नाउ वे आरएनए क्या है? आरएनए क्या है? आरएनए इज ए सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सिंगल स्ट्रैंड, एक ही स्ट्रैंड रहेगा जिसपे उसके भी अपने सीक्वेंस रहेंगे, है ना। एक एक न्यूक्लियोटाइड रहेगा, मतलब शुगर फास्फोरस का पूरा चेन रहेगा जिसमें नाइट्रोजनस बेसिस रहेगा, लेकिन इसमें टी नहीं रहेगा। इसमें क्या रहेगा? यूरेसिल। बाकी ए रहेगा, जी रहेगा, सी रहेगा, लेकिन थायमिन कैसे रिप्लेस हुआ? यू से। यू ऐसे अलग अलग सीक्वेंस हो सकते हैं अलग अलग जीन्स में, ओके। और हर इंडिविजुअल में भी डिफरेंसेस रहते हैं। तो इस तरीके से पूरा आरएनए का स्ट्रक्चर, आरएनए को हमने डिवाइड किया 3 इसमें, मैसेंजर आरएनए, उसके बाद में राइबोसोमल आरएनए, और फिर ट्रांसफर आरएनए, मतलब टीआरएनए। ये है आरआरएनए और ये है एमआरएनए, है ना। अब डीएनए से जो आरएनए बना, डीएनए से जो आरएनए बनेगा वो मैसेज लेके जाएगा, राइट। राइबोसोम आरएनए राइबोसोम के साथ में बाइंड करने में हेल्प करेगा, और ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा? तो ट्रांसफर करेगा किसको? एमिनो एसिड्स को। काहे के लिए? प्रोटीन बनने के लिए। इसको हम डिस्क्रिप्शन में आगे देखते हैं और डिटेल में। अभी कैन यू टेल में हमको सेकंड क्वेश्चन दिया है, गिव व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर एंड गिव सम एग्जांपल्स। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब जीन्स में डिसऑर्डर होना। देखो, डिसऑर्डर एक प्रॉपर वे में होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर में है। लेकिन अगर वो वे अगर बिगड़ जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए उस वे में, राइट, तो उसको क्या बोलते हैं? डिसऑर्डर होना। मतलब वो पर्टिकुलर अच्छी से फंक्शन नहीं करना, जो भी वो काम कर रहा है वो अच्छे से काम नहीं करना, उसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जेनेटिक वर्ड कहाँ से आया? क्योंकि ये जो डिसऑर्डर है कहाँ पे आया है? डीएनए में। मान लेते हैं डीएनए का एक सीक्वेंस है, बराबर है, ये नॉर्मल सीक्वेंस है। इस नॉर्मल सीक्वेंस में हो क्या रहा है कि कहीं से एक प्रॉब्लम आ गई कि ये गलती से ए यहां से निकल गया, किसी भी रीजन से हो सकता है, इसके बहुत सारे रीजन है, यहाँ इसका डिटेल हमको नहीं दिया है। अब ये ए निकल गया, तो ए निकलने की वजह से यहाँ पर जो चीज चेंज हो गया है, या तो ए की जगह पे कुछ आया या तो ए पूरा निकल गया, क्लियर। तो इसके वजह से बॉडी में कुछ डिफेक्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं। डिफेक्ट्स बोलने की जगह पे कुछ प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है जो कि प्रॉपर ऑर्डर में नहीं रहता, इसलिए इसको बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। अब जेनेटिक डिसऑर्डर को के कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया, टर्नर सिंड्रोम, क्लेनफिल्टर सिंड्रोम, आजकल डायबिटिक भी जेनेटिक्स हो गया है, कैंसर डिसीज जैसा भी जेनेटिक हो गया है, और ऐसे कई सारे एग्जांपल जेनेटिक डिसऑर्डर्स में आते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस वगैरह बहुत सारे एग्जांपल्स है जो हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स के। अब ऐसा नहीं किसी भी एक ही जगह पे है ना, हो सकता है इसके 2-3 सीक्वेंस टूट जाए, ब्रेक हो जाए, या फिर पूरा का पूरा जीन गायब हो जाए, या किसी रीजन से एक क्रोमोसोम ही चला जाए, या एक नया क्रोमोसोम आ जाए, जिस वजह से एक पर्टिकुलर डिसीजेस होती है, उसको भी हम जेनेटिक डिसऑर्डर कह सकते हैं। लाइफ का मतलब होता है कि हर ऑर्गेनिज्म में, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सब में जेनेटिक मटेरियल कौन है? Every living organism has genetic material, that is DNA. Exception is few viruses. few वायरस को छोड़ दिया तो बाकी सारे और लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन सब का मतलब प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, कोई भी एनिमल हो गया, कोई भी प्लांट हो गया, तो सब में जेनेटिक मटेरियल कौन है? इवन बैक्टीरिया है, फंगस है, सब में जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए। उसका कुछ एक्सेप्शंस कौन है? फ्यू वायरसेस आर देयर, जहां पे जेनेटिक मटेरियल कौन काम करता है? आरएनए, ओके, क्योंकि वहां डीएनए होता नहीं है। अब सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है? सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ का मतलब है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए से बनता है आरएनए, डीएनए से बना आरएनए, और आरएनए से बनता है प्रोटीन।
देखो यहाँ पे दो टर्म को क्लासिफाई किया जा रहा है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, दोनों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है। डीएनए से आरएनए बनने तक की जो प्रोसेस होता है जिसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जो प्रोटीन बनता है उसको बोला जाता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट करता है ना, मैसेज को ट्रांसलेट करता है दूसरे फॉर्म में, है ना, ट्रांसलेशन। इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट किया, मतलब मीनिंग तो वही रहेगा, लेकिन इसमें जो मैसेज है, यहाँ का मैसेज जेनेटिक मटेरियल का डीएनए, डीएनए का मैसेज कहाँ देता है आरएनए में, और आरएनए का क्या बनता है प्रोटीन, ताकि हमारे बॉडी में कुछ काम हो सके। राइट, क्लियर। अब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन इन दोनों टर्म को हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन पहले हमको इस टर्म का मतलब समझना है। सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ, सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ का मतलब है डीएनए से आरएनए बना और आरएनए से प्रोटीन बना, ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉमन है, और यही प्रोटीन जो है फिर वापस डीएनए बनाने में भी हेल्प कर सकता है। दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। This is the common procedure in all living organism having genetic material DNA, right? कुछ एक्सेप्शन जो वायरसेस के उनको छोड़ दिया तो बाकी सब में ये सेम कॉमन होता है, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन का एक्जैक्टली। ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है कि डीएनए से आरएनए बनता है। मैं एक बार फिर आपको समझा दूं कि डीएनए से आरएनए बन कैसे रहा है। तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, मान लेते हैं हमारी स्टीडिया है, स्टीडियो को दो स्ट्रैंड्स लगे हुए, ऐसे पूरी पायरियां भी लगी हुई है, उन पायरियों को ऐसे ही रहने देते हैं, राइट, और इसको ऐसा ट्विस्ट करते हैं, कंप्लीट, क्लियर। अब ऐसा ट्विस्ट करने पर हेलिकल हो जाएगा। क्या वो दोनों एक दूसरे से अटैच हुए, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अटैच हुए? नहीं हुए, है ना। तो वैसे ही डीएनए होता है जिसके बीच में क्या होता है बेस पेयर्स। तो अब हम उसको क्या करते हैं, जो कॉइल है उसको हम कर देते हैं सीधा, समझने के लिए। ऐसा हमने समझ लिया। अब यहाँ पे उसके क्या है, ए है और टी है, दोनों एक दूसरे को क्या है कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंड के साथ में। यहाँ पे मान लेते हैं सी है तो सामने क्या रहेगा जी। वेरी गुड, आप लोग अच्छे से समझ चुके हो। यहाँ पे अगर टी रहेगा तो आगे क्या रहेगा ए, राइट। इस तरीके से अब होता क्या है कि डीएनए से आरएनए बनता है। कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर। ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये सारी प्रोसेस हो रही है। ओके, अब होते होते डीएनए से आरएनए कैसे बन रहा है? तो होता क्या है, ये स्ट्रैंड्स ब्रेक होते हैं, राइट। इसके ऊपर एक नया स्ट्रैंड बनना शुरू होता है ए का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए में कौन है यू, सी का जी, टी का ए। इस तरीके से ये पूरा स्ट्रैंड नया बनते हुए जाता है। कौन? ठीक है। अब बनने के बाद क्या होता है, न्यूक्लियस से बाहर निकलता है, न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा क्योंकि उसको ट्रांसलेशन करना है, बराबर। तो ट्रांसलेशन क्या करना है, प्रोटीन। और प्रोटीन कौन बनाता है सेल के अंदर? सेल के अंदर प्रोटीन कौन बनाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम्स, जो कि क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो क्या करेगा, ये जो है हमारा आरएनए, ये आरएनए सेल के बाहर निकलेगा, मतलब न्यूक्लियस के बाहर निकलेगा, सॉरी सेल के बाहर नहीं, न्यूक्लियस के बाहर निकलेगा। और न्यूक्लियस के बाहर निकलने के बाद कहां पे जाएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। इस तरीके से यहां पर होता है राइबोसोम, यहां पर ये आएगा, ठीक है। अब जो हमारा ये कौन सा आरएनए है, खासकर एमआरएनए, जो कि कैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री है ना। ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू, सी का जी, टी का ए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बन गया, है ना। अब इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री बन गया वो किस पे प्रेजेंट है? एमआरएनए पे प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट एज, देयरफॉर आरएनए इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ डीएनए, बराबर। डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब डीएनए पे जो मैसेज होगा वो कहां पे आ गया? आरएनए पे आ गया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर जो आरएनए है, ये वाला जो आरएनए है, इसका मैं स्ट्रक्चर निकालता हूं। ये मैसेंजर आरएनए जो है, ये फिर एक बार मैं बता दूं, ये है अपना यू जी ए, जो भी होगा एक्स वाई जेड आगे, मतलब मान लेते हैं जी है, जी है, जी है, सी है, टी है, टी है, यू है, ए है, जी है। इस तरीके का सीक्वेंस है किसका? आरएनए का। ओके, तो अब यहां पर खास करके जो एमआरएनए मैसेंजर आरएनए है, ये मैसेंजर जो आरएनए बना, इसके तीन न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को क्या बोला जाता है? कोडॉन। तीन न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को क्या बोला जाता है? कोडॉन।
फिर 3 न्यूक्लियोटाइड, ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड एज कोडॉन। फिर 3 का सीक्वेंस क्या बोला जाएगा? कोडॉन। फिर 3 का सीक्वेंस क्या बोला जाएगा? कोडॉन। तो इस तरीके से मैसेज रीड होता है। मैसेज किसके ऊपर है? mRNA के ऊपर है। जो विच इज mRNA मतलब क्या? मैसेंजर RNA। वो कैसे बना? DNA से। मतलब DNA का मैसेज लेके कौन गया? mRNA। और mRNA क्या करेगा? अभी कहां पर जा रहा है? राइबोसोम के पास में। क्या बनाने के लिए? प्रोटीन बनाने के लिए, ताकि हमारे बॉडी के क्या हो सके? फंक्शन किए जा सके। ठीक है, अब मैं फिर एक बार आपको समअप कर दूं जितना हमने पढ़ लिया उसमें। सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ, सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ में हमने देखा डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। एक्सेप्ट फ्यू वायरसेस, ये प्रोसेस सभी में कॉमन होती है। डीएनए से आरएनए बनने वाली प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने वाली प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर। और प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम। क्लियर? यहां तक हमको समझ में आया? अब क्या होगा कि जो mRNA है, मान लेते हैं ये mRNA है ना? mRNA कहां से आया? न्यूक्लियस से आया। वो किससे बाइंड होगा? हमारे राइबोसोम के साथ में। किसके साथ बाइंड होगा? राइबोसोम के साथ में। ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो रफ लाइक स्ट्रक्चर दिखता है इसको बोलते हैं राइबोसोम। एक्चुअली राइबोसोम के 2 पार्ट होते हैं, एक बड़ा पार्ट और एक छोटा पार्ट। लार्जर मॉलिक्यूल एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल, जिससे कौन अटैच हुआ? mRNA। लेकिन इसको हेल्प कौन करता है? rRNA फॉर बाइंडिंग विद द राइबोसोम। rRNA helps the mRNA to bind with this ribosome। क्लियर? rRNA का काम समझ में आया? ठीक। अब हमारे तीसरा RNA देखो क्या काम करता है। अब तीसरा जो RNA है दैट इज कॉल्ड tRNA। tRNA मतलब क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। किसको ट्रांसफर करेगा? अब पूरे सेल में जहां जहां सेल है वहां वहां पर क्या प्रेजेंट है? एमिनो एसिड्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एमिनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स, राइट? ये अमीनो एसिड को पकड़ के लाने का काम जो होता है और ट्रांसफर करना, किसको देना? राइबोसोम को ला करके देना। क्योंकि राइबोसोम क्या बना रहा है? प्रोटीन। राइबोसोम क्या बना रहा है? प्रोटीन। और प्रोटीन काय की बनी होती है? प्रोटीन मींस व्हाट? लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, प्रोटीन मतलब क्या? लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन। तो अमीनो एसिड लाएगा कौन? tRNA। और उसकी चेन बनाएगा कौन? राइबोसोम। ओके, और राइबोसोम को बोलेगा कौन कि कौन सी चेन बनानी है? वो कौन होता है? mRNA, मैसेंजर RNA। ठीक है, अब इसकी प्रोसेस समझ लेते हैं। मतलब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी? ट्रांसलेशन। अभी तक हमने क्या देखा? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या? डीएनए से आरएनए बना। कहां बना? न्यूक्लियस के अंदर। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। डीएनए से आरएनए क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। कहां बना? न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड। आरएनए के कितने टाइप्स? 3। तीनों के फंक्शन एक बार समझ लेते हैं। मैसेंजर आरएनए क्या कर रहा है? मैसेज लेके आ रहा है। किससे? डीएनए से, कि क्या बनाना है और कैसा बनाना है। क्लियर? उसके बाद में राइबोसोम आरएनए क्या करता है? mRNA को हेल्प करता है ताकि वो किससे अटैच हो? राइबोसोम के साथ अटैच हो। किसके साथ अटैच हो? राइबोसोम के साथ में। ठीक है, अब tRNA क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा क्या? एमिनो एसिड्स। किसको? राइबोसोम को, ताकि क्या बने? प्रोटीन बने। मैं tRNA के स्ट्रक्चर को आपको समझाता हूं इस बार। ठीक है, mRNA के स्ट्रक्चर को मैंने आपको पहले बताया। mRNA के स्ट्रक्चर पे 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को क्या बोला जाता है? कोडॉन, जो कि हमने यहां देखा है ना। 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस। ये शुगर, फास्फोरस और नाइट्रोजनस बेस। ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड और ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड। 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को क्या बोला जाता है? कोडॉन। ओके, वैसे tRNA जो होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है ना। ऐसा दोनों टाइप के उसके स्ट्रक्चर है। यहां पर उसके होते हैं एंटीकोडॉन्स। ये क्या प्रेजेंट होते हैं? एंटीकोडॉन्स। एंटीकोडॉन का मतलब क्या है? ये कोडॉन है, इसका एंटीकोडॉन मतलब अपोजिट, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। सीधे सीधे अगर मैं मान लेता हूं ये कोडॉन है ना, ये है UGA, तो यहां पर क्या रहेगा? U का कॉम्प्लीमेंट्री क्या रहेगा?
U किसकी जगह पे आया डीएनए की T, है ना, तो U का क्या रहेगा A, G का क्या रहेगा C और A का क्या रहेगा U। तो ये एंटीकोडॉन इस कोडॉन पे आकर के अटैच होता है। ओके, फिर दूसरा जो भी रहेगा XYZ मान लेते हैं, दूसरा है G, तो ये क्या रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, दूसरा जो टीआरएनए, ऐसे एक टीआरएनए में बहुत सारे टीआरएनए होते हैं अलग अलग, वो क्या करेंगे एंटीकोडॉन लेके आएंगे। मान लेते हैं दूसरा जो है वो जी, तो इसका एंटीकोडॉन क्या बनेगा C। अगर ये मान लेते हैं ये है U, तो ये क्या बनेगा एंटीकोडॉन क्या रहेगा A काय का पार्ट हो गया टीआरएनए का, बराबर है। तो टीआरएनए क्या करेगा ढूंढते हुए आएगा, मतलब ACU आया है ना, एक अमीनो एसिड को लेके आया, ये अमीनो एसिड इसके साथ अटैच है और ये लेते हुए आया, लेते हुए आने के बाद ये किसके साथ अटैच होगा, क्या वो इसके साथ अटैच होगा ACU GG के साथ में नहीं होगा, तो ACU किसके साथ अटैच होगा हमेशा UGA के साथ में। क्यों, क्योंकि ये कोडॉन है क्या हुआ उसका एंटीकोडॉन, और ये तीन जो है बराबर इसके साथ में अटैच हो जाएंगे। होने के बाद वो क्या करेगा अपना अमीनो एसिड यहाँ पर छोड़ के जाएगा। इसको हम अच्छी से और एक बार देखते हैं कि प्रोटीन कैसे बन रहा है। अब है जिन्होंने बहुत बड़ा इनकी बात करते हैं हरगोविंद खुराना, जिन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है जेनेटिक फील्ड में, जिसको हम कहेंगे कि कोडॉन का जो क्रैकिंग है ना, मतलब डीएनए के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन काय का बना है डीएनए के अंदर क्या बना है सारे न्यूक्लियोटाइड्स है, और न्यूक्लियोटाइड्स से एमआरएनए बनता है, मतलब डीएनए से आरएनए बनता है। आरएनए के ऊपर में कोडॉन होते हैं, मैं एक बार फिर बता दूं कोडॉन होते हैं, है ना, तीन न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को क्या बोला जाता है कोडॉन। ये कोडॉन जो है इसको क्रैक करना, समझना, डीएनए हमसे बोलेगा क्या कि क्या बन रहा है, कौन सा प्रोटीन बन रहा है बॉडी में, नहीं बोलेगा। तो ये समझने की ये कैसे समझा गया है, तो हरगोविंद खुराना जी ने ये बताया गया है कि ये जो है उन्होंने क्या किया था आर्टिफिशियल आरएनए बनाए थे। क्या किया था आर्टिफिशियल आरएनए बनाया, और उसके मदद से ये सारे कोडॉन क्या बोल रहे हैं, कौन से अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, ये सारा उन्होंने डिटेल में बताया था। उन्होंने बताया कि सारे कोडॉन जो है सिर्फ 20 अमीनो एसिड को ही कोड करते हैं और उससे फिर प्रोटीन बनते हैं। मतलब हमारे पास कितने अमीनो एसिड है 20 अमीनो एसिड्स आते हैं, बराबर है। वैसे और भी अमीनो एसिड अभी नए निकले हैं, 21 भी निकला है, लेकिन हमको दिया नहीं है। लेकिन अब समझने वाली बात क्या है कि 20 अमीनो एसिड्स आर अवेलेबल फॉर मेकिंग द प्रोटीन, जो भी प्रोटीन बनता है वो सिर्फ 20 अमीनो एसिड से बनता है। अब ये कोडॉन किसका मैसेज दे रहा है, कौन से अमीनो एसिड को यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा, ये मैसेज पढ़ने का जो काम है वो हरगोविंद खुराना सर ने और उनके साथी 2 और साथी थे जिनको नोबेल प्राइज मिला है इसके लिए 1968 में। उन्होंने क्रैक किया है कि कौन सा कोडॉन कैसे काम करता है, कौन से अमीनो एसिड के साथ कौन सा अमीनो एसिड लेता है और कौन सा प्रोटीन बनाता है। ये सारी जो है वो आर्टिफिशियल एमआरएनए बना करके हरगोविंद सर ने क्या किया है उसका डिटेल बताया है। ट्रांसक्रिप्शन हमने देख लिया, दैट इज डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस होती है। देखो डीएनए से आरएनए बनने के लिए जो एंजाइम लगता है वो है आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और आरएनए से अब क्या बनेगा प्रोटीन बनेगा जो हमारे बॉडी के क्या करता है फंक्शन करता है, ठीक है। अब हमारे बॉडी की जो फंक्शन है, फंक्शन मतलब क्या, जैसे कि मान लेते हैं हमारे बॉडी में एंजाइम्स है, एंजाइम्स मतलब क्या काय के बने हैं, मेजर ऑफ द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। हमारे बॉडी में हार्मोन्स है, हार्मोन्स काय के बने हैं प्रोटीन्स के। स्किन का कलर है, आईज का कलर है, हेयर का कलर है, नोज का शेप है, स्ट्रक्चर है, हार्मोन्स बनाने की जो प्रोसेस है उन सब में क्या लगते हैं एंजाइम्स लगते हैं या तो फिर प्रोटीन लगते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो कैसे बनती है प्रोटीन से, और ये प्रोटीन कैसे बने हैं बिकॉज ऑफ दिस डीएनए ट्रांसक्राइब इनटू आरएनए। और आरएनए जो है वो अपना मैसेज कन्वर्ट करता है, प्रोटीन बनाता है, फिर प्रोटीन जो है वो काम करता है, फंक्शनल यूनिट बन जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि आरएनए से प्रोटीन बनता कैसे है, ठीक है। फिर एक बार मैं शॉर्ट में ले ले जाऊं आपको, डीएनए सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए बना, डीएनए जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में आता है, राइबोसोम के पास, राइट।
अब आरएनए का स्ट्रक्चर होता है आरएनए, जिसपे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, तीन सीक्वेंस का जो होता है तीन ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड एज कोडॉन, बराबर। अब ये जो कोडॉन होता है इस एमआरएनए के ऊपर क्या प्रेजेंट, इसके ऊपर कौन अटैच होता है, ये कहां पर आता है, राइबोसोम के पास में, और राइबोसोम ऐसे इससे अटैच होता है, बराबर। ओके, अब एमआरएनए राइबोसोम के अटैच हो जाता है, इसको हेल्प कौन करता है, हमारा आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ठीक, अभी अटैच हो गया, अटैच होने के बाद में क्या करता है, इसके पास टीआरएनए आता है, कौन आया, टीआरएनए। मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर पहले बताया, टीआरएनए के पास होते हैं एंटीकोडॉन, मान लेते हैं पहला है AUG, पहला कोडॉन, फर्स्ट कोडॉन इज AUG। ओके, तो इसका एंटीकोडॉन कौन रहेगा, ऐसे बहुत सारे टीआरएनए हमारे बॉडी में, हजारों टीआरएनए, लाखों टीआरएनए है, ऐसे लाखों टीआरएनए। तो यहां पर कौन अटैच होगा, ये कोडॉन है जिसके पास एंटीकोडॉन है वही अटैच होगा। अब इसका एंटीकोडॉन क्या रहेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू, यू का कॉम्प्लीमेंट्री ए, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी। जो भी UAC होगा वो पर्टिकुलर अमीनो एसिड लाता है, ऐसा नहीं है कि ये टीआरएनए कोई भी अमीनो एसिड पकड़ के लेकर आए, ये भी पर्टिकुलर अमीनो एसिड को ही लेकर आते हैं। इसने मान लेते लाए मेथियोनिन नाम के अमीनो एसिड को, मेथियोनिन। अब ये क्या होगा, यहाँ पर बाइंड होगा, बाइंड होने के बाद क्या करेगा, यहाँ पर वो अपना अमीनो एसिड छोड़ के जाएगा राइबोसोम के पास, ठीक है। अब ये पहली स्टेप हुई, फिर क्या होगा, ये एमआरएनए जो है पहला कोडॉन इसने पढ़ लिया, दूसरे कोडॉन पे राइबोसोम जाएगा, आगे जाएगा, द राइबोसोम विल गो ऑन नेक्स्ट कोडॉन जिसके पास ऑलरेडी एक अमीनो एसिड है। अब मान लेते हैं यहाँ पर GGG नाम का कोडॉन है, तो यहां से कौन सा टीआरएनए आएगा, जिसके पास CCC नाम का एंटी कोडॉन होगा। अब मान लेते हैं इसने एक अमीनो एसिड लेके आया, मैं अमीनो एसिड ही बोलता हूँ, कौन से हैं वो हमको काम नहीं है, 20 टोटल अमीनो एसिड है, उनके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हम 11th-12th में नीट के लिए अच्छे से पढ़ लेंगे। अब CCC, तो ये आया, तो ये आने के बाद क्या करेगा, इसके साथ अटैच होगा, टीआरएनए विल बाइंड टू दिस, राइट। मैं एक बार बाइंडिंग बता दूं, ये क्या करता है, एक अमीनो एसिड है यहाँ पर अवेलेबल, 1 2 3 CCC, ओके। इस तरीके से ये प्रेजेंट रहता है, और क्या होता है, ये फिर निकल जाता है, ये यहाँ इसकी डायग्राम में यहाँ निकाल देता हूं। देखो, अब यहाँ पर उसने लाया, लेकिन इसको उसने क्या कर दिया, छोड़ दिया, ये सेकेंड अमीनो एसिड, ये फर्स्ट अमीनो एसिड बाइंड्स विद सेकेंड अमीनो एसिड एंड द टीआरएनए गेट रिलीज्ड, टीआरएनए निकल जाएगा और वो अपना अमीनो एसिड लेने के लिए फिर चला जाएगा, ठीक है। अब ये 2 हो गया। अब ये जो बॉन्ड बना प्रोटीन अमीनो एसिड और अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। फिर क्या होगा, अब देखो पहले कोडॉन से दूसरे कोडॉन पे गया, ट्रांसफर ऑफ राइबोसोम फ्रॉम वन कोडॉन टू अनदर कोडॉन दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, अगले कोडॉन पे जाएगा, फर्स्ट कोडॉन कौन सा था हमारा, AUG, दूसरा कोडॉन हमारा क्या है, GGG, तीसरा कोडॉन मान लेते हैं कि हाँ है CUC, ओके। तो यहाँ पर कौन सा एंटीकोडॉन, कौन सा टीआरएनए आएगा, देखो ये आगे आगे जा रहा है, ये फर्स्ट, ये सेकंड पे आया, थर्ड पे आ गया। अब इसके पास ऑलरेडी 2 एमिनो एसिड्स प्रेजेंट है, राइट, फर्स्ट अमीनो एसिड, सेकेंड अमीनो एसिड। अब यहाँ पे तीसरा टीआरएनए आएगा, तीसरा टीआरएनए क्या करेगा, कौन सा एंटीकोडॉन होगा इसके पास, GAG, C का G, U का A, C का G, वो यहाँ पर आएगा, तीसरा अमीनो एसिड लेकर आएगा, तीसरा अमीनो एसिड यहाँ पर बाइंड हो जाएगा, एक चेन बनेगी, राइट। अब फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते बड़ी चेन बनती है अमीनो एसिड की, और ये आगे आगे चला जाएगा, तो ऐसे अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन बनती जाएगी, और चेन ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड एज प्रोटीन। थोड़ा अगर के जाके जहां तक ये फंक्शनल यूनिट रहेगा, जहां तक उसको बनना है वहां तक बनने के बाद में ये क्या होगी, लॉन्ग चेन निकल जाएगी,
ठीक है, सेल में यहाँ पर प्रोटीन बन गया, वो प्रोटीन यहाँ पर आएगा, सेल को जरूरत होगी तो सेल के अंदर काम करेगा और सेल के बाहर जरूरत होगी तो सेल के बाहर जाकर के भी काम कर सकता है। फिर गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस हिसाब से उसकी पैकिंग करते हैं और उसको भेजते हैं जहां पर इस प्रोटीन की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहा है, एक्चुअली प्रोटीन बन रहा है, तो जो प्रोटीन बन रहा है उसी को क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस ट्रांसलोकेशन, जो कि मैंने बताया, राइट, दिस राइबोसोम ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट कोडॉन टू नेक्स्ट कोडॉन, सेकंड कोडॉन, कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। चेंज हो रहा है ना, फर्स्ट से सेकंड पे है, सेकंड से थर्ड पे गया, थर्ड से फोर्थ पे, फिफ्थ पे, 6, 7 सो ऑन 50, 200, 300 इस तरीके से वो कोडॉन रीड करता है और अमीनो एसिड को बाइंड कराते हुए जाता है। कौन सा बॉन्ड लगता है उसमें, पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं। अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं कौन से बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, और लॉन्ग चेन बनती है अमीनो एसिड की, इसको बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। comes in my mind, that is how the human can give birth to the human young ones. हॉर्स का हमेशा बच्चा हॉर्स ही क्यों होता है, पीपल के पेड़ से हमेशा पीपल का ही पेड़ क्यों बनता है, मैंगो के सीड से हमेशा मैंगो ही क्यों आता है ना। तो इसका मेन रीजन कौन है, मैंने बताया, दैट इज डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, और डीएनए में भी स्पेसिफिकली कौन है, दैट इज जीन। जीन्स जो होते हैं वही ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, कॉल्ड एज हेरिडिटी, जो हमारे चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन वाला पार्ट हम आगे देखेंगे, और लेकिन हेरिडिटी में हमको और क्या समझना है कि हेरिडिटी मतलब जीन्स का ट्रांसफर होना। जीन्स जाएंगे मतलब कौन जाएगा, अल्टीमेटली डीएनए, और डीएनए क्या है, डीएनए से क्या बना हुआ है मटेरियल, क्रोमोसोम। तो जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर। अभी हमने डीएनए देखा, डीएनए में हमने डीएनए देखा, और डीएनए में देखा कि डीएनए इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है। न्यूक्लियोटाइड का एक बड़ा सा सीक्वेंस होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, एमआरएनए होता है, आरएनए होता है, सब में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। उनमें कहीं पर भी चेंज आ जाना, एक या तो डिलीट होना, या तो कुछ नया ऐड हो जाना, या तो उसमें से निकल जाना। ठीक है, मतलब ए होगा तो इसकी जगह पे टी आ जाना, या ए यहां से निकल जाना, इसको हम क्या बोलेंगे, म्यूटेशन। और इसी वजह से कई सारे डिसीजेस होते हैं या फिर इवोल्यूशन होता है। ओके, इवोल्यूशन वाला जो पार्ट है हम आगे देखेंगे, लेकिन जो ये म्यूटेशन होता है ये कई बार हार्मफुल भी हो सकता है म्यूटेशन, और कई बार यूजफुल भी हो सकता है म्यूटेशन। म्यूटेशन वाली कई सारे आपने हॉलीवुड मूवीज भी देखी होंगी, है ना। एक हॉलीवुड मूवी था, मैं नाम नहीं लूंगा, वो एक इंजेक्शन लेता है तो उसकी एनर्जी चेक करने के लिए, और वो एकदम से बड़ा बन जाता है, बड़ा बलवान बन जाता है। तो इस तरह की जो है ये कोई फेक या नहीं है, ये म्यूटेशन जो है ये टर्मिनोलॉजी ऐसे ही यूज नहीं करते। म्यूटेशन मतलब क्या कि डीएनए के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आ जाता है, और जब वो चेंज आ जाता है डीएनए के स्ट्रक्चर में तो उसी को बोलते हैं म्यूटेशन। डीएनए के स्ट्रक्चर क्या क्या बना हुआ है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में अगर कुछ चीज गड़बड़ हो गई, मतलब कोई चीज निकल गई या ऐड हो गई या फिर रिप्लेस हो गई, राइट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूटेशन। और म्यूटेशन जो है इज अ प्रूफ फॉर डार्विन्स थ्योरी। और डार्विन्स थ्योरी क्या है तो ये हम अगले नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।